हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 5। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 5, जो कि हमारा हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। 4 चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये 5वां चैप्टर है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर में भी हैं और इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो 1 मार्क क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले MCQs। पहला MCQ है, व्हाट इज़ कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है? तो जो हम डिज़ाइनिंग में लिखते हैं, जो हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, उसी को हम कैलीग्राफी कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैलीग्राफी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग। जो ब्यूटीफुल और स्टाइलिश राइटिंग का आर्ट होता है उसी को हम कहते हैं कैलीग्राफी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु एमंग द फॉलोइंग ब्रॉट हैंड प्रिंटिंग इनटू जापान अराउंड 768 टू 770 AD। किसने जापान में हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, बुद्धिस्ट मिशनरीज़। बुद्धिस्ट मिशनरीज़ जो थे, इन्होंने ही जापान में प्रिंट टेक्नोलॉजी का कह सकते हो शुरुआत किया था। ठीक है, और कब किया था ये डेट याद रखना, 768 से 770 AD। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ जापान। जापान की ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायमंड सूत्रा इसका आंसर है। डायमंड सूत्रा इज़ द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ जापान, या फिर ऐसे कह लो कि द फर्स्ट प्रिंटेड बुक ऑफ जापान ये कौन सी है? तो डायमंड सूत्रा हो जाएगा। ठीक है, चाहे फर्स्ट पूछे चाहे ओल्डेस्ट पूछे, उसका आंसर क्या होगा? डायमंड सूत्रा। अच्छा, बाइबल की कहानी कहाँ पे आएगी? तो बाइबल आपका ये गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस में सबसे पहली प्रिंटेड बुक जो थी वो थी बाइबल। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। यहाँ पे है ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ जापान, डायमंड सूत्रा। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस किसने डेवलप किया था? तो ये होगा जोहान गुटेनबर्ग। ठीक है, जॉन गुटेनबर्ग जो थे, इन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस का डेवलप किया था और इसका टाइम पीरियड याद रखना 1440 के आसपास का है। ठीक है, 1440 में जॉन गुटेनबर्ग ने पहला प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया था। इसके बाद आपका है, विच वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय जॉन गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग की पहली बुक कौन सी थी जो प्रिंटेड बुक थी? अभी आपको बताया गया है कि जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस में सबसे पहले कौन सी बुक प्रिंट हुई थी, तो वो थी आपकी बाइबल। डायमंड सूत्रा जापान की पहली प्रिंटेड बुक है और जॉन गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट हुई पहली बुक कौन सी है? तो वो है द बाइबल। ठीक है, बाइबल आपकी फर्स्ट जॉन गुटेनबर्ग से के प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंटेड बुक है। अगला क्वेश्चन है, हु रोट 95 थेसिस। 95 थेसिस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 95 थेसिस किसने लिखा है, 95 थेसिस में क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो एक बार समझ लो इसको। देखो, 95 थेसिस ये एक किताब है। ठीक है, इसको लिखा है मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर कौन थे? तो ये प्रोटेस्टेंट, जैसे जो आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है उसमें 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं कैथोलिक्स और दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट। तो ये जो थे मार्टिन लूथर, ये प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी वाले थे और ये जो कैथोलिक्स चर्चेस थे उनको ये अपोज करते थे, जो जिस पे रोम का ज़्यादा बोलबाला था। ठीक है, रोमन कैथोलिक्स चर्चेस को ये अपोज करते थे। उसकी जैसे इसमें देखो, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स में अपनी अपनी, क्रिश्चियन में ही 2 कम्युनिटीज़ बन जाती हैं और इनकी मान्यताएं अलग अलग होती हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो जो प्रोटेस्टेंट वाले थे वो कैथोलिक्स को अपोज करते थे, और ये जो मार्टिन लूथर थे ये एक प्रोटेस्टेंट थे, ये कैथोलिक्स को अपोज करते थे। अपोज करने का मतलब कि ये उनकी जो भी चीज़ें थी, उनका जो भी मान्यता था, उसको ये अपोज करते थे। अब यहाँ पे पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि मार्टिन लूथर ने किताबों का सहारा लिया। ठीक है ना, प्रिंट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया था उनको अपोज करने के लिए, और उसी टर्म्स में इन्होंने क्या लिखा? 95 थेसिस। तो अगर पूछा जाए 95 थेसिस किसने लिखा था, आंसर होगा मार्टिन लूथर। 95 थेसिस क्यों लिखा गया था? टू अपोज द रोमन कैथोलिक्स चर्चेस। ठीक है, उसको अपोज करने के लिए ही लिखा गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, हु सेड प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। किसने कहा है कि प्रिंटिंग जो है वो गॉड का अल्टीमेट गिफ्ट है और सबसे ग्रेटेस्ट है? तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा मार्टिन लूथर। इन्होंने ही कहा था कि प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। नेक्स्ट है पिकेट। पिकेट नहीं, ये पॉकेट है, स्पेलिंग सी कर लेना। पॉकेट साइज्ड बुक्स डेट आर सोल्ड बाय ट्रैवलिंग पैडलर्स। पैडलर्स जो घूम घूम के चीज़ें बेचते हैं। ठीक है, तो पैडलर्स के द्वारा जो पॉकेट साइज मतलब छोटी छोटी किताबें हैं, जो पेनी के लिए, पेनी का मतलब सिक्के होते हैं। ठीक है, जो बहुत सस्ती मिलती हैं वो किताबें, यहाँ पे उनकी बात की जा रही है। तो पॉकेट साइज्ड बुक्स दैट आर सोल्ड बाय ट्रैवलिंग पैडलर्स
कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए होगा आपका चैप बुक, बी है चीप बुक, सी डिक्शनरी एंड डी एल्मेनक। एल्मेनक क्या है? एल्मानक जो है ये आपका जो पंचांग होता है जो हमारे कम्युनिटी में भी यूज़ होता है, जैसे जो साधु संत या पंडित बाबा लोग देखते हैं पंचांग, उसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा चैप बुक। ठीक है, इसको चीप बुक नहीं बोलते, चैप बुक बोलते हैं, याद रखना। पॉकेट साइज्ड बुक्स दैट आर सोल्ड बाय ट्रैवलिंग पैडलर्स, इसका ए आंसर हो जाएगा चैप बुक, चीप बुक मत लगा देना। ठीक है, चलो अगला है हमारा व्हाट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ टोक्यो। ये क्वेश्चन पूछा गया एक दो बार, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी कि टोक्यो का पुराना नाम क्या था। तो टोक्यो का पुराना नाम था ईडो। लास्ट है डी, डी इसका राइट आंसर है ईडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द मिड 19th सेंचुरी डैश हैड परफेक्टेड द पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस। पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस जो था ये चल रहा था, लेकिन उसमें परफेक्शन कौन लाया, उसको मॉडिफाई किसने किया था, ये आपका क्वेश्चन है। बाय द मिड 19th सेंचुरी डैश हैड परफेक्टेड द पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रिचर्ड एम हो। ठीक है, रिचर्ड एम हो। रिचर्ड एम हो ने मिड 19th सेंचुरी में जो पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस था इसको मॉडिफाई किया था, जिसके बाद इसका जो इफ़िशियंसी है, जो आउटपुट है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिचर्ड एम हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, हु ऑथर्ड गीत गोविंद। गीत गोविंद किसने लिखा था? गीता गोविंद या गीत गोविंद। तो हु ऑथर्ड गीत गोविंद, इसका आंसर हो जाएगा जयदेव। ये सब रटने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लो। गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव ने लिखा था। हु रोट अमर जीवान, अमर जीवान किसने लिखा था? तो ये राज सुंदरी देवी ने लिखा था अमर जीवान। नेक्स्ट है हमारा हु वॉज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी अ बुक ऑन कास्ट इनजस्टिस। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस बनता है। देखो, एक तो गुलामगिरी किसने लिखा था, ठीक है, तो किसने लिखा था? ज्योतिबा फूले ने लिखा था गुलामगिरी। दूसरा क्वेश्चन होता है कि गुलामगिरी का थीम क्या है। थीम मतलब कि गुलामगिरी में क्या लिखा गया है, किस चीज़ के बारे में है ये किताब गुलामगिरी। तो इसमें जो कास्ट इनजस्टिस था, जो कास्ट को लेके कुछ कम्युनिटीज़ के द्वारा अदर कम्युनिटीज़ पे जो ऑपरेशन किया जाता था, अत्याचार किया जाता था, उस चीज़ को लेके है ये कास्ट इनजस्टिस। ठीक है, तो गुलामगिरी किसने लिखा था? ज्योतिबा फूले ने। क्या लिखा गया इसमें? कास्ट इनजस्टिस के बारे में लिखा गया। ये भी कहा जा सकता है कि ज्योतिबा फूले के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी, तो क्या आंसर होगा? हो जाएगा आपका गुलामगिरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने किसका पब्लिकेशन किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा देखो, संवाद कौमुदी, शामसुल अखबार, पंजाब केसरी या चंद्रिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी कौन लिखा है? राजा राम मोहन रॉय ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन डिड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस केम टू इंडिया। इंडिया में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी? अब इसका आंसर आपको अगर पता भी होगा तो 1556 में आया था। पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ सेटअप हुआ था? वो हुआ था गोवा में। और किसने इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन किया था? तो ये थे आपके पोर्तुगीज़ मिशनरीज़। जो पोर्तुगीज़ मिशनरीज़ थे उन्होंने इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन किया था, और सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस आपका गोवा में सेटअप हुआ था। लेकिन आपको ये पता है 1556, अगर यही 1556 आपको सेंचुरी में पूछ दिया जाए तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको क्लियर कर लेना। सेंचुरी में क्या होता है, अगर 1556 है तो लास्ट 2 डिजिट हटा के +1 कर देंगे, मतलब 1556 है तो 56 हटा दो 15 हो गया, +1 कर दो 16, मतलब 1500 से आगे जो टाइम पीरियड होगा आपका ये 16th सेंचुरी में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा? 16th सेंचुरी में। तो कहा गया व्हेन डिड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस केम टू इंडिया इन द मिड 16th सेंचुरी, इन द मिड 17th सेंचुरी। तो 1556 किस में जाएगा? 15.5 मतलब 16.5, मतलब ये चला जाएगा आपका मिड 16th सेंचुरी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इन द मिड 16th सेंचुरी। क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कब सेटअप हुआ था? मिड 16th सेंचुरी में। अगर ईयर पूछ दिया गया तो 1556 में सेटअप हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। किसने किया था? पोर्तुगीज मिशनरीज के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है द बुक छोटे और बड़े का सवाल रोट अबाउट। ये जो किताब है छोटे और बड़े का सवाल, इसमें किस चीज़ के बारे में लिखा गया है? तो टाइटल से लग रहा है छोटे और बड़े का मतलब कि एक लोअर स्टेटा एक अपर स्टेटा, इसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उस चीज़ से रिलेटेड होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है द लिंक बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन। बी है द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम पे कौन सी किताब थी? ऊपर हमने देखा गुलामगिरी थी।
रेस्ट्रिक्शंस ऑन द वर्नाकुलर प्रेस, इससे कोई मतलब नहीं था। इल ट्रीटमेंट ऑफ विडोज, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा द लिंक बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन। जो कास्ट में एक्सप्लॉयटेशन होता है और क्लास में एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली कौन करता है, जो अपर स्टेटा के लोग हैं वो लोअर स्टेटा के लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो इसमें वही छोटे और बड़े का सवाल नाम की एक किताब है, उसमें इसी चीज़ के बारे में लिखा है, द लिंक बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन, याद कर लो, ठीक है। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ बिलियोथिक ब्लू। बिलियोथिक ब्लू ये क्या है, तो ये याद रखना, बिलियोथिक ब्लू ये एक किताब है जो लो प्राइस्ड बुक है, बहुत सस्ती मिलती है और इसको ऐसे कह सकते हो कि पुअर क्वालिटी ऑफ पेपर पे इसको प्रिंट किया जाता है। ये जो बिलियोथिक ब्लू है ये बहुत पुअर क्वालिटी पे प्रिंट किया जाता है। इसमें एक ब्लू कलर का कवर लगा होता है, वो भी एक पुअर क्वालिटी का होता है। तो सारी चीज़ें पुअर होने की वजह से इसकी प्राइस जो है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट कह लो, वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और इस वजह से ये बुक कैसे बिकती है, सस्ती बिकती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है एन ऑथर। बिलियोथिक ब्लू क्या है, एक ऑथर है। ए लो प्राइज्ड बुक, मॉन्यूमेंट्स या फिर नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लो प्राइज्ड बुक है, ठीक है। कैसे पेपर पे प्रिंट करते हैं, तो इसको पुअर क्वालिटी के पेपर पे प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंटिंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इंडिया में किसने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था, अभी बताया गया है। क्या आंसर हो जाएगा, पोर्तुगीज मिशनरीज, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पोर्तुगीज मिशनरीज। अब आते हैं अपना असर्शन रीजन पे, ठीक है। क्वेश्चन आपको पता है, फॉर द फॉलोइंग टू क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन आर गिवन। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कौन सा राइट आंसर है। ए में क्या कह रहा है, ए और आर दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी में कह रहा है ए और आर दोनों ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी में कह रहा है ए ट्रू है, आर फॉल्स है, और डी में कह रहा है ए फॉल्स है, आर ट्रू है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, हैंड रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी यूरोप। देखो यहाँ पे 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी छोड़ दो, यहाँ सिंपली ये देखो कि कहा गया है कि जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट था, जैसे इंडिया में प्रिंट टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन से पहले किताबें कैसे लिखी जाती थी, तो हाथ से लिखी जाती थी। वही हाथ से लिखी हुई जो किताबें होती थी उसी को हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते थे। क्या कह रहा है कि हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द बुक्स। अब जब डिमांड बुक्स की बढ़ने लगी तो मैन्युस्क्रिप्ट ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था लोगों की एवर इंक्रीजिंग डिमांड को। ऐसा सही था क्या, तो बिल्कुल सही था, क्योंकि इंक्रीजिंग डिमांड, जब डिमांड इंक्रीज़ होने लगा तो फिर ये प्रोडक्शन उतनी तेज होता नहीं था, क्योंकि हैंड रिटन था, ठीक है, हाथ से इस पर लिखा जाता था, तो ये उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से ये डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था। दूसरा आपका रीज़न क्या कह रहा है कि विद द ग्रोइंग डिमांड, अच्छा देखो इसका असर्शन जो है रिटन मैन्युस्क्रिप्ट ये सही है, इतना समझ लो, बाकी क्यों नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा था इसके लिए अभी आगे हम और भी कुछ पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। रीज़न में क्या कह रहा है, पहले रीज़न वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं। विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर। चूँकि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो था वो हैंड रिटन प्रिंटिंग से थोड़ा सा फास्ट था, ठीक है, तो इस वजह से मैन्युस्क्रिप्ट की जगह वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को ज़्यादा वैल्यू दिया जाने लगा। तो पहला है कि हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, ये बिल्कुल सही बात है, तो असर्शन ट्रू है। दूसरा है कि विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर। बुक की डिमांड बढ़ रही थी और इसलिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस ये धीरे धीरे ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जब डिमांड बढ़ी थी तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की वैल्यू भी बढ़ गई थी। अब ये बताओ क्या रीज़न असर्शन की एक्सप्लेनेशन है, असर्शन का एक्सप्लेनेशन है ये रीज़न, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि असर्शन में कह रहा है कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये डिमांड नहीं फुलफ़िल कर पा रहा था, और रीज़न में कह रहा है कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस डिमांड की वजह से बढ़ गया था। लेकिन इसमें ये कहीं नहीं कहा जा रहा है कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ही मैन्युस्क्रिप्ट डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, ऐसा तो था नहीं। तो इसमें आपका असर्शन भी ट्रू होगा, रीज़न भी ट्रू होगा, लेकिन रीज़न जो है ये एक्सप्लेनेशन नहीं होगा ए का। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द रोमन चर्च बिगेन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558। अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने बताया ना प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स वाला, जो मार्टिन लूथर थे ये कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स चर्चेस को अपोज करते थे। तो जब किताबों के थ्रू इनको अपोज किया जाने लगा, लोग इनके मान्यताओं पे सवाल उठाने लगे, तो ऐसी कंडीशन में ये जो कैथोलिक्स चर्चेस थे ये एक इंडेक्स प्रिपेयर करने लगी। किस चीज़ का इंडेक्स, तो इसमें वो प्रोहिबिटेड बुक्स रखते थे कि कौन कौन सी किताबें यहाँ पे प्रोहिबिटेड हैं, मतलब कि इन किताबों को हमको रोकना है, पब्लिकेशन या जो कुछ भी यूजेस, ठीक है।
तो रोमन कैथोलिक चर्चेज़ ने अपने एक इंडेक्स प्रिपेयर करना शुरू किया 1558 के बाद, जिसमें उन्होंने प्रोहिबिटेड बुक्स को रखना शुरू किया। तो ये बिल्कुल सही बात है। रीज़न क्या कह रहा है कि रोमन चर्च वॉज ट्रबल्ड बाय द क्वेश्चनिंग ऑफ फेथ ड्यू टू पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर्स। देखो अभी मैंने बताया कि जो प्रिंटिंग होने लगी थी किताबों की, तो लोग बहुत ज़्यादा सवाल उठाने लगे थे इनकी मान्यताओं पे। वही चीज़ें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्वेश्चनिंग ऑफ द फेथ, जो उनका फेथ था, जो उनकी मान्यताएं थी, उस पर लोग सवाल उठाने लगे। तो इस वजह से कैथोलिक चर्चेस को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से उन्होंने प्रोहिबिटेड बुक्स का इंडेक्स प्रिपेयर करना शुरू किया। तो इसमें आपको दिख रहा है कि इंडेक्स प्रिपेयर करना सही बात है, लोगों की क्वेश्चनिंग से परेशान होना ये भी सही बात है। और इंडेक्स प्रिपेयर करने की क्या वजह यही है कि लोग के क्वेश्चनिंग से ये परेशान हो रहे थे, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ ट्रू, मतलब ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। तीसरा है इंडिया हैज़ अ वेरी रिच एंड, ये एक्स एंक्स नहीं है, ए एंड डी है। इंडिया हैड अ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन वेरियस लैंग्वेज। तो इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट काफ़ी पहले से चल रहा था और कई सारे लैंग्वेजेस में ये पब्लिश होता था। तो ये बिल्कुल सही है। रीज़न कह रहा है कि मैन्युस्क्रिप्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि मैन्युस्क्रिप्ट की अलग कहानी थी, ये हैंड रिटन टेक्नोलॉजी थी, वुड ब्लॉक वाली अलग चीज़ थी। तो रीज़न में जो कहा गया कि मैन्युस्क्रिप्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 1878 द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड इन यूरोप। ठीक है। दूसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड इन यूरोप। देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या होगा, बच्चे तुरंत जाएंगे डेट पे, तो याद रखना इसका डेट बिल्कुल सही है। 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। ठीक है। रीज़न भी देख लेते हैं। इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद द राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स। तो ये रीज़न आपका बिल्कुल सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, ये गवर्नमेंट को पावर दे दिया था, जो भी रिपोर्ट्स और एडिटोरियल्स पब्लिश होंगे प्रेस में, उस पर सेंसरशिप का, ठीक है, उस पर कंट्रोल दे दिया था पूरी तरीके से। किसको? गवर्नमेंट को। कोई भी चीज़ें जो भी वर्नाकुलर, अच्छा वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। ठीक है, किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी से बिलोंग लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज में जो आपकी प्रेसेस काम करती थी, लोकल लैंग्वेज में जो भी पब्लिकेशंस होता था, उस पर सेंसरशिप का पावर दे दिया गया था गवर्नमेंट को। किसके थ्रू? तो ये दिया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू, जो कब पास हुआ था? 1878 में हुआ था। तो आपको लग रहा होगा रीज़न और असर्शन दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, असर्शन में एक चीज़ लिखा हुआ है कि पास्ड इन यूरोप। ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास हुआ था, ये यूरोप में नहीं, ये इंडिया में पास हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। इंडिया में जो वर्नाकुलर प्रेसेस थे उन पे कंट्रोल के लिए पास किया गया था। तो इन 1878 द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड इन यूरोप, ये बिल्कुल गलत है, यूरोप में नहीं पास हुआ था ये। ठीक है। तो इसका आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा ए इज़ रॉन्ग, मतलब ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। ठीक है। असर्शन गलत है और रीज़न सही है। चलो अगला हम देखते हैं, अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस। वही वाला है जो हमारा टाइमलाइन से रिलेटेड होता है, लेकिन कॉमन सेंस के बेसिस पे भी हम इसे कर सकते हैं। देखते हैं चारों क्या क्या है। ए में कह रहा है प्रिंटिंग ऑफ बाइबल बाय जॉन गुटेनबर्ग। बी में कह रहा है प्रिंट इंट्रोडक्शन इन इंडिया बाय द कैथोलिक्स प्रीस्ट। सी है इंट्रोडक्शन ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप बाय मार्को पोलो। एंड डी है इंट्रोडक्शन ऑफ हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान बाय बुद्धिस्ट मिशनरीज। देखो सबसे पहली चीज़ जो है, ये आप देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कौन सी हुआ था? तो ये हुआ था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। जापान में जो बुद्धिस्ट मिशनरीज के द्वारा हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ था, ये आपको भी बताया गया कि काफ़ी पहले का 1770s के आसपास का कहानी है। ठीक है। अब यहाँ पे हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, बाकी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, जो प्रिंट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द कैथोलिक्स प्रीस्ट, ये सब तो बात की कहानी है। तो सबसे पुराना कौन सा है? डी हो जाएगा सबसे पहली चीज़। उसके बाद कौन सा आएगा? तो प्रिंटिंग ऑफ बाइबल बाय जॉन गुटेनबर्ग, प्रिंट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, एंड प्रोडक्शन ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इन यूरोप बाय द मार्को पोलो। तो इसके बाद मार्को पोलो वाली कहानी आएगी, क्योंकि हैंड प्रिंटिंग जापान में इंट्रोड्यूस होने के बाद मार्को पोलो ने उसको इटली में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस। तो डी हो जाएगा। उसके बाद सी हो जाएगा, और फिर आप देखोगे जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन किया, जिसके बाद जो इंडिया में उसका इंट्रोडक्शन हुआ था। इंडिया में सबसे लास्ट में, इन चारों में सबसे लास्ट कौन सा हो जाएगा? प्रिंट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है। तो इसका सीरीज़ कौन सा होगा? डी होगा, सी होगा, फिर ए होगा और फिर बी होगा।
देखो DCA एंड देन B, ठीक है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स अगस्टस हिकी बिगेन टू एडिट बंगाल गैजेट, सही है। जेम्स अगस्टस हिकी ने बंगाल गैजेट एडिट करना शुरू किया था, सही है। एरा ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, अच्छा ये असेसन रीजन नहीं है, सीरीज वाला है, ठीक है। एरा ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड प्रिंट केम टू इंडिया। तो आपको पता है मैन्युस्क्रिप्ट जो है, मैन्युस्क्रिप्ट ये काफ़ी पहले की कहानी है, ठीक है, लगभग 10,000 BC के आसपास की कहानी है ये, ठीक है। तो एरा ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ये आपका नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद प्रिंट केम टू इंडिया, इसके बाद प्रिंटिंग आएगा इंडिया में, और फिर जाके जेम्स अगस्टस हिकी जो हैं ये बंगाल गैजेट इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका काफ़ी लेट पास हुआ था, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ प्रिंटिंग आएगा, उसके बाद पहले मैन्युस्क्रिप्ट आएगा, फिर प्रिंटिंग आएगा इंडिया में, उसके बाद जेम्स अगस्टस हिकी, और फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। इसके लिए टाइमलाइन बहुत ज़रूरी नहीं है, कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है करेक्ट द स्टेटमेंट। करेक्ट द स्टेटमेंट में पहला है, मार्को पोलो रोट 95 थेसिस क्रिटिसाइजिंग प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 95 थेसिस जो लिखा गया था, इसमें क्रिटिसाइज किया गया था रोमन कैथोलिक चर्च की जो भी मान्यताएं थी, ठीक है, जो भी उनका फेथ था, रिचुअल्स था, प्रैक्टिसेस थे, उसको क्वेश्चन किया गया था। तो ये तो सही है, लेकिन इसमें एक चीज़ गलत है कि 95 थेसिस को इंट्रोड्यूस किया था मार्टिन लूथर ने। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्को पोलो, तो मार्को पोलो को हटा के लिख देंगे मार्टिन लूथर। लेकिन क्या करेंगे, पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे कि मार्टिन लूथर रोट 95 थेसिस क्रिटिसाइजिंग प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू इंडिया थ्रू बुद्धिस्ट प्रीस्ट इन द मिड 16th सेंचुरी। इंडिया में प्रिंटिंग जो है मिड 16th सेंचुरी में आया था, बिल्कुल सही है, लेकिन किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्धिस्ट प्रीस्ट, सही है, नहीं, किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो पोर्तुगीज मिशनरीज ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो इसका बुद्धिस्ट प्रीस्ट की जगह क्या हो जाएगा, पोर्तुगीज मिशनरीज। नेक्स्ट हमारा है, जॉन गुटेनबर्ग हैड परफेक्टेड द पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस बाय द मिड 19th सेंचुरी। मिड 19th सेंचुरी के समय में जो पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस था उसको परफेक्ट किया गया था, लेकिन किसने किया था, जॉन गुटेनबर्ग ने कि नहीं किया था, किसने किया था, रिचर्ड एम हो ने किया था, ठीक है। अभी ऊपर हम लोग MCQ में भी ये क्वेश्चन देखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड एम हो। जॉन गुटेनबर्ग की जगह रिचर्ड एम हो करके इसको स्टेटमेंट को दोबारा से रीराइट करेंगे। अगला है 1 मार्कर क्वेश्चन, व्हाट इज़ बैलेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बैलेड। तो अ हिस्ट्री अकाउंट और फोल्क टेल इन वर्ड्स यूजिंग संग इन वर्ड्स यूजुअली संग और रिसाइटेड। देखो जैसे जो गाथा होती है, गीत वगैरह होती है, उस टाइप का है, ठीक है। हिस्ट्री अकाउंट जिसमें इतिहास के बारे में कुछ चीज़ें होती हैं। अब देखो जो भी हमारे लोकगीत वगैरह होते हैं, वर्ड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है VERS, वर्ड्स मतलब होता है पोयम या छंद या फिर जो पोइट्री होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है। तो जो हमारा फोल्क टेल है, कहानियाँ हो गई या फिर जो इतिहास है, उसको जब हम एक पोइट्री की तरह लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बैलेड कहते हैं। और इसको क्या किया जाता है, इसको दोहराया जाता है। जैसे हम प्रेयर वगैरह करते हैं, उसी टाइप में जब हम हिस्ट्री की कोई चीज़ें होती हैं तो उस चीज़ को हम बैलेड कहते हैं, ठीक है। हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, इसको याद कर लेना। अ हिस्ट्री अकाउंट और फोल्क टेल इन वर्ड्स यूजुअली संग और रिसाइटेड, ठीक है। When and by whom was hand printing technology introduced in Japan? जापान में कब और किसने हैंड प्रिंट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया था, तो ये अभी ऊपर भी हमने देखा है, बुद्धिस्ट मिशनरीज कब किए थे, 768 से 770 AD के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हु वर स्क्राइब्स। तो स्क्राइब्स कौन है, स्क्राइब्स वर्ड आप पहले भी सुने होंगे, स्क्राइब्स का मतलब होता है उभारना, ठीक है, बेसिकली जो लिखने वाला काम होता है। तो स्किल्ड पर्सन हु यूज्ड टू राइट मैन्युस्क्रिप्ट फॉर द पब्लिशर्स। अब देखो पब्लिशर्स अलग होते थे, लिखने वाले अलग होते थे, पब्लिशर्स खुद नहीं लिख सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट लिखने में आपको कैलीग्राफी वगैरह की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, डिज़ाइनिंग में उसको लिखना पड़ता था। तो इसके लिए जो लिखने वाले लोग होते थे उनको कहते थे स्क्राइब्स, ठीक है। हु वर स्क्राइब्स, तो स्क्राइब्स स्किल्ड पर्सन्स को कहा जाता था जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे, ठीक है ना, स्किल्ड पर्सन हु यूज्ड टू राइट मैन्युस्क्रिप्ट फॉर द पब्लिशर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या होता है। एंड इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, नेम वन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर,
ठीक है। तो अगर आपसे पहले प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर का नाम बता दिया जाए तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर में एग्जाम्पल में आप नाम ले सकते हो मार्टिन लूथर का, ठीक है। मार्टिन लूथर ने क्या किया था, जो काम वो कर रहे थे उसी चीज़ को हम प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। देखते हैं व्हाट वाज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो 16th सेंचुरी मूवमेंट टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च डोमिनेटेड बाय रोम। जो रोमन थे उनके द्वारा जो कैथोलिक चर्च था, जिसमें रोमन का डोमिनेशन था, उन कैथोलिक चर्च की जो भी चीज़ें थी उसको मॉडिफाई करना या फिर उसमें चेंजेस लाना, उनको रिफॉर्म करना। तो इसके लिए जो मूवमेंट किया जा रहा था उसी को हम प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। 16th सेंचुरी मूवमेंट टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च को रिफॉर्म करने के लिए जो 16th सेंचुरी का मूवमेंट किया जा रहा था उसी को हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। और मार्टिन लूथर एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर थे। नेम द फर्स्ट वीकली दैट अपीयर्ड इन इंडिया, हु ब्रॉट इट आउट। द बंगाल गैजेट था, इसको जेम्स अगस्टस हिकी ने लिखा था, ठीक है। नेम द फर्स्ट वीकली दैट अपीयर्ड इन इंडिया। तो फर्स्ट वीकली बंगाल गैजेट था और पहला न्यूज़पेपर जो इंडिया में पब्लिश हुआ था उसका भी नाम सेम था, बंगाल गैजेट, ठीक है। लेकिन जनरली हम जेम्स अगस्टस हिकी वाले को द बंगाल गैजेट बोलते हैं और इंडिया वाले को बंगाल गैजेट बोलते हैं, ठीक है। तो द बंगाल गैजेट जेम्स अगस्टस हिकी ने इंट्रोड्यूस किया था, याद रखना, वीकली था। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच वाज द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर बाय हुम वाज इट बॉट। अच्छा ये देखना कि जेम्स अगस्टस हिकी वाला जो था ये इंडियन नहीं था, ये ब्रिटेन के थे, ठीक है। जेम्स अगस्टस हिकी ब्रिटिश से रिलेटेड थे, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर था ये, बंगाल गैजेट वीकली था। और ये जो इंडियन न्यूज़पेपर था इसका नाम था बंगाल गैजेट, इसे गंगाधर भट्टाचार्य ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हु रोट स्त्री धर्म विचार। ये याद कर डालो, इसमें कुछ समझना नहीं है। स्त्री धर्म विचार ये किसने लिखा था, तो ये राम चड्ढा ने लिखा था। स्त्री धर्म विचार राम चड्ढा ने। अब आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल। पहला जो प्रिंटेड बाइबल था उसके किसी 3 फीचर्स के बारे में आपको बताने। मेन फीचर्स है 3 नंबर का है तो 3 या 4 फीचर्स। पहली चीज़ कि इसकी 180 कॉपीज़ प्रिंट करने में 3 साल लगा था। इट वॉज प्रिंट देयर वर 180 कॉपीज़ प्रिंटेड ओवर द 3 years ऑफ टाइम। टेक्स्ट जो प्रिंट था, जो टेक्स्ट उसके हुआ करते थे उसको प्रिंट किया जाता था, लेकिन बॉर्डर्स जो था उसको केयरफुली डिज़ाइन किया जाता था। और आपको पता है कि जो स्टार्टिंग में जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई थी तो उसमें प्रिंटिंग के साथ साथ हैंड का जो डिज़ाइनिंग था उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था कि सारी चीज़ें आप मशीनरी से कर लो, ठीक है। तो मशीनरी से लेटर्स तो प्रिंट हो जाते थे, लेकिन बाकी जो बॉर्डर्स हो गए या फिर कोई डायग्राम हो गया, चित्र हो गया, इलस्ट्रेशंस वगैरह, उन सबको अभी भी हाथ से ही प्रिंट किया जाता था। तो पहला हो गया 180 कॉपीज़ इन 3 years। दूसरा है टेक्स्ट वर प्रिंटेड बट बॉर्डर्स वर केयरफुली डिज़ाइंड, पेंटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय हैंड्स बाय आर्टिस्ट, ठीक है। इसके बाद एवरी पेज ऑफ ईच कॉपी वॉज डिफरेंट। हर कॉपी का हर एक पेज डिफरेंट हुआ करता था। क्यों? क्योंकि जो उसमें डिज़ाइनिंग होती थी वो हाथों से होती थी, तो ऐसा नहीं पॉसिबल था कि सारे के सारे पेजेस एक तरीके से हों, ठीक है। हर पेज पे अलग डिज़ाइनिंग होती थी, अलग तरीके की कलाकारी होती थी, ठीक है। तो एवरी पेज ऑफ ईच कॉपी वॉज डिफरेंट। एंड एक और पॉइंट है, डिफरेंट कलर्स वर यूज्ड विद इन लेटर्स इन वेरियस प्लेसेस। तो एक ही कलर से नहीं होता था, जो इसके लेटर्स लिखे जाते थे उसमें भी कई सारे कलर्स का यूज़ किया जाता था, बीच बीच में कई अलग अलग कलर्स का यूज़ किया जाता था। अगला है डिस्क्राइब सम ऑफ द न्यू प्रिंटेड बुक्स विच वर सोल्ड बाय पैडलर्स इन विलेजेस इन द 18th सेंचुरी यूरोप। 18th सेंचुरी यूरोप में पैडलर्स जो विलेजेस में बेचते थे उसे क्या कहा जाता था? अभी ऊपर हमने पढ़ा है, चीप बुक्स या चैप बुक्स। चैप बुक्स बोला जाता था, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि चैप बुक्स के कुछ फीचर्स बताओ या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक बताओ। डिस्क्राइब सम ऑफ द न्यू प्रिंटेड बुक्स विच वर सोल्ड बाय पैडलर्स इन द विलेजेस इन द 18th सेंचुरी यूरोप। पहला है कि ये पॉकेट साइज होती थी, छोटी छोटी, सोल्ड फॉर पैनी, सस्ती मिलती थी, पैनी के लिए बेची जाती थी, ठीक है। पैनी मतलब यहाँ पैसे से हैं, ठीक है, रुपए में नहीं, पैसे में बिकती थी ये। नोन एज चैप बुक्स, चैप बुक्स इन्हें बोला जाता था। सोल्ड बाई, कौन बेचता था इन्हें? सोल्ड बाई पैडलर्स, जो पैडलर्स होते थे वो बेचते थे। और जो इन चैप बुक्स को बेचते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था चैप मैन, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं ये सब उसमें इंक्लूडेड थे। पैम्पलेट, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ट्रैक्ट्स, नर्सरी राइम्स, पोइट्री, फोल्क टेल्स, चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड
एल्मानेक्स। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक किस चीज़ का, तो जो 18th सेंचुरी में जो पैडलर्स थे वो गाँव में घूम के जो किताबें बेचा करते थे उनको क्या कहा जाता था, चैप बुक्स कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्टेट द फीचर्स ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट इन इंडिया। प्रिंटिंग एज जब शुरू हुआ था उसके पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसकी क्या कहानी थी, उसके क्या फीचर्स थे। तो सिंपली ये बिफोर द प्रिंट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट इन इंडिया इसका कोई मतलब नहीं है। सिंपली अगर पूछा जाए कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट तो ही यही चीज़ लिखना है आपको। ठीक है, हैंड रिटन होता था, पाम लिप्स पे या फिर हैंडमेड पेपर पे इसको लिखा जाता था। इसमें बहुत अच्छे तरीके से कैलीग्राफी का यूज़ करके इसको इलस्ट्रेट किया जाता था। इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह हाथों से हुआ करती थी सारी चीज़ें। ठीक है, अवेलेबल इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर का मतलब लोकल लैंग्वेजेस में इसको प्रिंट किया जाता था। हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेजाइल, देखो हाथ से लिखा जाता तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती थी, इसलिए ये एक्सपेंसिव होता था, महंगा होता था। ठीक है, और फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, नाजुक का मतलब जल्दी नष्ट होने वाला। चूँकि ये हाथ से प्रिंट होता था और पत्तियों पे लिखा जाता था, अभी देख रहे हो ना पाम लीव्स पे लिखा जाता है या फिर हैंडमेड पेपर्स पे लिखा जाता था, तो इसके लंबे समय तक रखना पॉसिबल नहीं था, बहुत मुश्किल होता था। और दूसरी इसको अगर कहीं कैरी ओवर करना है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, इसके बाद स्क्रिप्ट्स रिटन इन डिफरेंट स्टाइल्स एंड वर हार्ड टू रीड। चूँकि ये कैलीग्राफी यूज़ करके लिखा जाता था, डिज़ाइनिंग में लिखा जाता था, इसलिए इसको पढ़ना भी आसान नहीं होता था, अलग अलग डिज़ाइनिंग में हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैन्युस्क्रिप्ट का कुछ फीचर। वाई वॉज द सर्कुलेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट रिमेन्ड लिमिटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैन्युस्क्रिप्ट का जो सर्कुलेशन था ये लिमिटेड क्यों था। अभी हम लोग ऊपर भी देखे हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट कैसा था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, फ्रेजाइल था। तो इसका एक बार देख लेते हैं। पहला है कि फ्रेजाइल एंड ऑकवर्ड टू हैंडल, फ्रेजाइल का मतलब नाजुक था, जल्दी ख़राब हो जाता था ये, और इसको हैंडल करना उतना आसान नहीं था। सेकंड थिंग, कुड नॉट बी कैरीड अराउंड, इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे आसानी से। तीसरा चीज़ है हार्ड टू रीड, चूँकि डिफरेंट स्टाइल्स में प्रिंट होता था इसलिए लिखना भी हार्ड था, पढ़ना। कॉपीइंग वॉज एक्सपेंसिव, एक कॉपी बन गई किसी तरह तो दूसरी कॉपी बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महंगा भी पड़ता था। क्यों मेहनत लगता था, क्योंकि जब एक कॉपी प्रिंट है तो आप दूसरी कॉपी उससे बिल्कुल डिफरेंट नहीं प्रिंट कर सकते हो। सेम कैलीग्राफी, सेम डिज़ाइनिंग, कोशिश ये किया जाता था कि सेम टू सेम बने, लेकिन हल्का फुल्का डिफरेंस तो फिर भी हल्का फुल्का क्या ठीक ठाक डिफरेंस रहता था, लेकिन इसके बावजूद उसको कॉपी करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। तो इट वाज एक्सपेंसिव, लेबोरियस, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, एंड टाइम टेकिंग, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। ठीक है, तो ये सब कुछ लिमिटेशंस थे मैन्युस्क्रिप्ट की, जिसकी वजह से आपका मैन्युस्क्रिप्ट सोसाइटी में उतना ज़्यादा, अभी स्टार्टिंग में यही पढ़े हो ना कि क्यों मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाता, तो यही सब रीजंस था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हाँ देखो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट है, ट्रैम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रैम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है आपको, इसको एक बार किताब से पढ़ लेना कि किस टर्म्स में इस चीज़ को लिखा गया था, क्यों लिखा गया था, किसने लिखा था, ये सब एक बार देख के किताब से पढ़ जरूर लेना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें शॉर्ट में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो एक बार किताब से ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, ट्रैम्बल देयरफॉर ट्रैम्बल, टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रैम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर्स। इसको लिखा था लुइस सेबेस्टिन मार्सियर ने। ठीक है, लुइस सेबेस्टिन मार्सियर ने लिखा था। ये लुइस सेबेस्टिन मार्सिन कौन थे, मार्सियर, ये थे फ्रेंच ड्रामाटिस्ट और नॉवलिस्ट। ये फ्रेंच के ड्रामाटिस्ट थे और नावल लिखते थे ये। ठीक है, तो इन्होंने अपनी नावल्स में बेसिकली जितने भी नावल्स ये लिखते थे उसमें ये अपनी रीडिंग को लेके जो इनका लव था, ठीक है, इनको रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद था और रीडिंग को लेके इनका जो लव था उसको ये रिप्रेजेंट करते थे अपने नावल्स में। देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, सोन लव फॉर रीडिंग, अपने नावल्स में ये अपने लव को दिखाते थे रीडिंग को लेके। ये एक स्टेटमेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे अभी पूछा गया ना कि प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, ये किसने कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। वैसे ही एक स्टेटमेंट और है, द प्रिंटिंग प्रेस इज़ द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज़ द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। अब इनको लगता था कि जो रीडिंग है उसके थ्रू, प्रिंटिंग के थ्रू डेस्पोटिज्म को ख़त्म किया जा सकता है, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस इज़ द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस, पढ़ लेना। ये स्टेटमेंट किसने कहा था, तो ये स्टेटमेंट कहा था आपका लुइस सेबेस्टिन मार्सियर ने, ये जो लिखा हुआ है लुइस सेबेस्टिन मार्सियर।
ही बिलीव्स दैट रीडिंग चेंजेस पीपल, इनका मानना था कि रीडिंग जो है उससे माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और लोगों की थिंकिंग जो है वो चेंज होती है, ठीक है। तो बिलीव्स रीडिंग, ये मानते थे कि रीडिंग चेंजेस पीपल। अच्छा, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है डेस्पोटिज्म विल एंड बिकॉज ऑफ रीडिंग, ठीक है। यही इनका थीम है। ये करेक्ट एग्जैक्टली स्टेटमेंट ये नहीं है, उनका जो स्टेटमेंट है ट्रैम्बल देयर फॉर टाइरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रैम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर्स, इसका मतलब है कि जो टायरेंट्स हैं, टायरेंट्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा कठोर निरंकुश राजा वगैरह होते हैं, तो उनके बारे में ये कहानी कही गई है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, इसका सेंस वही है कि रीडिंग के थ्रू जहाँ पे वर्चुअल राइटर्स हैं उनकी वजह से जो हमारे यहाँ पे सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा निरंकुश राजा वगैरह हैं, डेस्पोटिज्म है, वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे। 5 मार्क्स में देखो, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ प्रिंट इन, इसका आंसर मैंने लिखा नहीं है, एक भी पॉइंट नहीं लिखा है इसमें, इसको आप लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है और इसमें कुछ डायरेक्ट आपको लिखना नहीं है। ये सिंपल क्वेश्चन है जो आप अभी तक जो हिस्ट्री पढ़े हो कि कैसे प्रिंटिंग आई थी चाइना में, कैसे प्रिंटिंग आई जापान में, उसके बाद कैसे प्रिंटिंग आई आपके यूरोप में, वही कहानी आपकी लिखनी है, ठीक है। तो चाइना में प्रिंटिंग कहाँ से आई थी? ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ प्रिंट इन चाइना, एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ प्रिंट इन जापान, जापान में कैसे प्रिंटिंग आई थी, ठीक है। तो जापान में आपको अभी पढ़े हो कि जो 768 AD वाला कहानी, ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे लिखना है। इसके बाद है ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ प्रिंट इन यूरोप, तो यूरोप में कैसे आई थी, तो मार्को पोलो वाली कहानी आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। मार्को पोलो ने 1295 में जब इटली रिटर्न आए थे तो उन्होंने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, तो इस वजह से यूरोप में। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है कि यूरोप में क्यों प्रिंटिंग जो है वो 1295 के बाद ही आई थी? तो सिंपल सा बात है कि जो प्रिंटिंग को लेके आया था यूरोप में, जब वही 1295 के बाद आया तो प्रिंटिंग उसके पहले आ ही नहीं सकती थी। तो यहाँ पे आपको वही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं, मतलब उस क्वेश्चन में यहाँ क्या कह रहा है कि ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ प्रिंट इन चाइना, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ प्रिंट इन जापान, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ प्रिंट इन यूरोप। तो इसको एक बार देख लेना। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन बनता है, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ प्रिंट इन इंडिया, इसको मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच वे डिड द अर्ली प्रिंटेड बुक क्लोजली रिजेंबल द मैन्युस्क्रिप्ट, एक्सप्लेन। जो नई नई प्रिंटेड बुक्स बनी थी वो किन टर्म्स में मैन्युस्क्रिप्ट की तरह थी, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट, रिजेंबल मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब कि मैन्युस्क्रिप्ट को ही दर्शाती थी। तो इसको याद रखना, टेक्निकली प्रिंटेड बट नॉट डिफरेंट फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट। ये जो नई पुस्तक थी, नई किताबें जो थी, जो प्रिंटेड बुक्स थी, वो टेक्निकली प्रिंटेड तो थी लेकिन ये मैन्युस्क्रिप्ट से डिफरेंट नहीं थी। तो वही चीज़ क्वेश्चन में भी कहा जा रहा है। ऐसा क्यों था? बिकॉज मेटल लेटर्स ऑल्सो इमिटेटेड द हैंड रिटन स्टाइल। जो मेटल लेटर्स थे, ठीक है ना, जो ग्रुप्स थे, जो मेटल के जो लेटर्स बनते थे जिसके थ्रू प्रिंटिंग होती थी, जिस लेटर्स को बना के, जैसे क्या होता था, मेटल का लेटर बनाया जाता था और फिर उसी चीज़ को दबा के प्रिंट किया जाता था। तो जो मेटल लेटर्स होते थे वो भी वही डिज़ाइनिंग शो करते थे जो हाथों से लिखा जाता था, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मेटल लेटर्स ऑल्सो इमिटेटेड द हैंड रिटन स्टाइल। तीसरा है बॉर्डर्स वाले इल्यूमिनेटेड बाई हैंड। अभी मैंने बताया ना कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, हर चीज़ें आप मशीन से कर लो। तो लिखा तो जाता था, प्रिंटिंग होती थी लेटर्स की, लेकिन जो बॉर्डर बनाना है या फिर जो इलिस्ट्रेशंस हैं, इन सबको अभी भी किससे किया जाता था? तो हाथों से किया जाता था। बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड बाई हैंड्स। सेकेंड है इलिस्ट्रेशंस वर प्रिंटेड बाई हैंड्स, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट देखो, फॉर इलाइट क्लास। इलाइट क्लास का मतलब ये कह सकते हो फॉर रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कुछ किताबें प्रिंट होती थी स्पेशली, ठीक है, जो रिच सेक्शन होते थे उनके लिए। क्योंकि देखो रिच सेक्शन वाले जो थे, जो पढ़े लिखे थे, तो उन लोग का ये शौक भी हुआ करता था पढ़ना लिखना, ठीक है। तो उनके लिए जो बुक्स वगैरह प्रिंट होती थी उसके लिए उसमें कुछ जगह छोड़ दिया जाता था, स्पेसेस लेफ्ट कर दिया जाए, जिसमें वो खुद अपनी हाथों से डिज़ाइनिंग करते थे, ठीक है। तो फॉर इलाइट क्लास स्पेसेस वर ब्लैंक्ड फॉर डेकोरेशन, छोड़ दिया जाता था, ठीक है। लेफ्ट ब्लैंक यहाँ पे होगा, स्पेसेस वर लेफ्ट ब्लैंक फॉर डेकोरेशन। देखो यहाँ पे मैंने हर वीडियो में मैंने बताया कि ये जो चीज़ मैंने लिखा है इसमें पॉइंट बना के, ये सिर्फ आपके लिए एक मॉडल है, एक इंस्ट्रक्शन है कि ऐसे आप इन पॉइंट्स को इसमें ऐड कर सकते हो। ये डायरेक्ट आपका आंसर नहीं है। आंसर आपको इस फॉर्मेट में नहीं लिखना है, आंसर आपको हमेशा एक्सप्लेन करके ही लिखना है, ये बात याद रखना, ठीक है।
अब देखो यहाँ तक हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि बायर कुड चूज़ डिज़ाइन एंड डिसाइड द पेंटिंग स्कूल। जब लोग किताबें खरीदने जाते थे तो वहाँ पे लोग चूज़ करते थे कि हमारी ये वाली जो बुक है इसमें बॉर्डर जो बनना है, मतलब प्रिंटिंग तो हो जाती थी लेटर्स की, लेकिन बॉर्डर्स वगैरह के लिए जगह छोड़ दिया जाता था। तो वो लोग चूज़ करते थे कि कौन सी स्कूल, जैसे अलग अलग स्कूल्स थे जहाँ पे पेंटिंग वगैरह होती थी, डिज़ाइनिंग होती थी। तो ये जो किताबें छपती थी इसमें जो हैंड रिटन डिज़ाइन, हैंड से जो डिज़ाइनिंग होती थी, जो इलस्ट्रेशंस होता था, ये उन्हीं स्कूलों में होता था। तो जो बायर होता था वो ये चूज़ करता था कि कौन सी डिज़ाइनिंग होगी और कौन से स्कूल में होगी, ठीक है, कौन सा स्कूल मेरी इस किताब में डिज़ाइनिंग करेगा। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे होती थी। इसलिए कह सकते हो कि जो अर्ली प्रिंटिंग था वो मैन्युस्क्रिप्ट से काफ़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। बस डिफरेंस क्या था कि जो उसके लेटर्स हुआ करते थे वो प्रिंटेड हुआ करते थे, ठीक है, हैंड रिटन नहीं होते थे। बाकी सारी चीज़ें उसमें भी हैंड रिटन थी, मैन्युस्क्रिप्ट में भी हैंड रिटन थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ न्यू बुक विच वर प्रोड्यूस्ड इन यूरोप आफ्टर द इन्विटेशन ऑफ गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस। यहाँ पे वाई अच्छी नहीं है, टी अच्छी है, ठीक है। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के इंट्रोडक्शन के बाद जो नई किताबें प्रिंट होने लगी उनके क्या फीचर्स थे। तो ये जो अभी ये पूरा ऊपर लिखे हो ये वाली चीज़ है, ठीक है, सेम यही चीज़ है। इसमें भी आपको वही लिखना है कि बुक्स जो थी उसके उनके जो लेटर्स होते थे ये मशीन से प्रिंट होते थे, लेकिन जो बॉर्डर्स वगैरह होते थे उनका इलस्ट्रेशन हाथ से ही होता था। साथ में जो इलस्ट्रेटिव चीज़ें थी, जो डिज़ाइनिंग करनी होती थी वो भी हाथ से होता था। इलाइट क्लास के लिए स्पेसेस छोड़ दिए जाते थे। जो बायर होता था वो सिलेक्ट करता था कि कौन सी डिज़ाइनिंग होगी और कौन सी स्कूल उसकी डिज़ाइनिंग करेगी, ठीक है। तो सेम चीज़ इसमें भी आपको लिखना है, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द न्यू बुक which were produced in Europe after the invention of Gutenberg's printing press. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड, एक्सप्लेन। एक चीज़ पढ़ोगे चैप्टर में, रीडिंग मानिया। मानिया का मतलब होता है सनक, ठीक है। अब धीरे धीरे सोसाइटी में लोगों के अंदर पागलपन आ गया था, किस चीज़ का, पढ़ने का। अभी कहोगे सर पढ़ने का पागलपन किसके अंदर, तो देखो कोई भी चीज़ें जब नई होती हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें मन लगता है। आप लोग कभी जब नए क्लास में जाते हो तो मन लगता होगा, 10th के बाद अभी 11th में जाओगे, नई नई किताबें मिलेंगी तो मन लगेगा पढ़ने में कुछ दिन के लिए। तो वही चीज़ था, रीडिंग मानिया आ गया था, मतलब नई नई चीज़ें थी, नई नई किताबें प्रोड्यूस हो रही थी, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी, तो लोगों का जो पढ़ाई के प्रति जो था इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया था, और इसी चीज़ को हम कहते हैं रीडिंग मानिया। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि हाउ डिड हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड। सुनने वाले, जैसे कुछ लोग होते थे जिनको रीडिंग नहीं आती है तो वो सुनते थे, उनको कहा जाता था हियरिंग पीपल, और कुछ होते हैं वो जो रीडिंग करते हैं उनको कहा जाता है रीडिंग पीपल। तो ये लोग कैसे इंटरमिंगल हो गए। तो देखो स्टार्टिंग में जब प्रिंटिंग शुरू हुआ तो कुछ टाइम बाद लोगों को ऐसा लगा कि कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसी है जो पढ़ नहीं पाती है, तो लोगों ने जो पहले सुनने वाली चीज़ें थी, जैसे देखो जो कविताएं होती थी, जो लोक कथाएं होती थी, लोक कथा वगैरह क्या होता है कि पुरानी चीज़ों को, जो हिस्ट्री की चीज़ें हैं उसी चीज़ को आप किसी को सुनाओ। तो ओरली जो चीज़ सुनाई जाती थी, अब धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस वाले क्या करने लगे, उन्हीं ओरल चीज़ों को लोग प्रिंट करने लगे, ठीक है। प्रेसेस स्टार्टेड प्रिंटिंग दोज थिंग्स, और जब उन चीज़ों को लोग प्रिंट करने लगे तो जो रीडिंग पब्लिक थी वो ओरल वाले में आ गई, जो ओरल चीज़ें होती थी उस चीज़ को लोग पढ़ने लगे। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि जिनका पढ़ने में जो लोग पढ़ नहीं सकते थे वो लोग, जब ये लोग पढ़ते थे तो वो लोग खड़े होके सुनते थे, ठीक है, वो लोग पढ़ते थे और लोग सुनते थे। तो ये सब कहानी थी उस समय की, जिसकी वजह से जो रीडिंग पब्लिक है और जो लिसनिंग पब्लिक है दोनों एक साथ इंटरमिंगल हो गई, एक साथ जुड़ गई थी, ठीक है। हाउ डिड हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड। इसका भी आंसर देख लेना, लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बैलेट्स एंड फोल्क टेल्स वर पब्लिश्ड। अब बैलेट्स और फोल्क टेल्स वगैरह है, इसका यूज़ क्या था, तो इसको जगह जगह पे लोग रिसाइट करते थे, दोहराते थे, ठीक है ना। दीज वर संग एट गैदरिंग्स, जब लोग इकट्ठा होते तो वहाँ पे गाया जाता था। हु डिड नॉट रीड अलाउड इंजॉयज लिसनिंग, हु डिड नॉट रीड कुड इंजॉय लिसनिंग, रीड के बाद कॉमा होगा। जो लोग पढ़ नहीं सकते थे वो लोग सुन के इंजॉय करते थे उन चीज़ों को, ठीक है। बुक्स इलस्ट्रेटेड विथ पिक्चर्स, अब बहुत सारी ऐसी किताबें भी थीं जिनमें चित्र बना हुआ था, तो लोग जब पढ़ नहीं पाते थे लेकिन उसके बाद भी लोग किताबें खरीदते थे। अब जो लोग पढ़ने नहीं आता है जिनको, वो किताबें क्यों खरीदते थे, क्योंकि उसमें पिक्चर्स बने होते थे, ठीक है। तो पिक्चर्स के थ्रू वो लोग समझते थे उन चीज़ों को, और पिक्चर्स देखने के लिए, चित्र देख के वो लोग समझ जाते थे, और चित्र देखने के लिए लोग किताबों को खरीदते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक्स एंड दोज हु डिड आल्सो हैड फियर्स अबाउट इट।
सभी लोगों ने इन किताबों का स्वागत नहीं किया था। जो नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी इसका सब लोगों ने स्वागत नहीं किया, और जो लोग स्वागत किए उन लोग के अंदर भी कुछ डर था। तो क्या चीज़ था? देखो, फियर ऑफ निगेटिव थॉट्स, बहुत सारे निगेटिव थॉट्स थे। अब निगेटिव थॉट्स में क्या हो सकता है? डर उन लोगों को बेसिकली ये था कि अगर प्रिंटिंग पे या फिर जो लोग पब्लिश कर रहे हैं उस पर अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पब्लिश कर देंगे जिससे लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो सब हार्म हो सकते हैं, या फिर जो उनके रिलीजन हैं, जो कल्चर है, उन सब पे भी लोग उंगली उठा सकते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा कि जो कैथोलिक्स चर्चेस थे, रोमन कैथोलिक चर्च, उनके अपोज में 95 थेसिस प्रिंट हो गया था। तो इस चीज़ से भी लोग डरते थे, ऐसी चीज़ों से लोग डरते थे। ठीक है, तो पहला हो गया फियर ऑफ निगेटिव थॉट्स। सेकंड है रेबेलियन एंड इरिलीजियस थॉट्स। तो ये आपका रेबेलियन और इरिलीजियस थॉट भी उसी चीज़ से रिलेटेड होगा। इसके बाद आपका आएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर। मतलब जो पहले से वैल्यूएबल लिटरेचर था, लोगों को ऐसा लगता था कि प्रिंटिंग से वो सारी चीज़ें जो हैं उसको भी डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ेगा, वो सब भी नुकसान हो जाएगा। इसके बाद व्यूज़ ऑफ कंजर्वेटिव हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। देखो, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? जो पुरानी चीज़ों को बचा के रखना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं। और पहले से आपको पता है कि हमारे सोसाइटी में जो है जो फैमिली की वुमेंस वगैरह हैं, औरतें हैं, उनके लिए बहुत सारे नियम कानून हुआ करते थे। इनको ऐसा लगता था, जो कंजर्वेटिव हिंदू और मुस्लिम्स थे, इनको ऐसा लगता था कि अगर प्रिंट टेक्नोलॉजी हम आने देंगे और जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो अगर प्रिंट पढ़ेंगे चीज़ें, ठीक है, रीडिंग करेंगे, तो इससे उन लोग का जो कल्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो करप्टेड हो जाएंगे, उनके अंदर बहुत सारी गलत चीज़ें आ जाएंगी। तो इस सब चीज़ों से भी लोग डरते थे और इसलिए वो लोग प्रिंटिंग को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। और एक और चीज़ है प्रिंट एंड द रोमन कैथोलिक चर्च। इसमें आप एक अलग से पॉइंट बना के रोमन कैथोलिक चर्च को एज ए एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ वर्चुअल रीडिंग मानिया इन यूरोप। वही चीज़ है, रीडिंग मानिया मैंने बताया, पढ़ने का जो सनक था, जो पागलपन लोगों को पढ़ने का सवार हो गया था, वो चीज़ कैसे डेवलप हुआ था, क्या कारण था जिसकी वजह से रीडिंग मानिया डेवलप हुआ था? तो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस आ गया था जिसकी वजह से प्रिंटिंग बहुत फास्ट हो गया। इंक्रीज इन लिटरेसी रेट। अब देखो, जब प्रिंटिंग फास्ट हो गया और चीज़ें प्रिंट होने लगी तो अब लोग धीरे धीरे पढ़ना भी शुरू कर दिए। क्यों पढ़ना शुरू किए? क्योंकि लोगों को अब पढ़ना था, किताबें पढ़ने के लिए लोग लिटरेट होने लगे। ठीक है, न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर की नए नए फॉर्म्स आ गए। जैसे अभी आपने पढ़ा कि पैम्पलेट्स हैं और उसके बाद बैलेट्स हैं, फोल्क टेल्स वगैरह हैं, तो इन सब का लिटरेचर का नया नया फॉर्म आ गया। पीरियडिकल्स, जर्नल्स पब्लिश होने लगे। बुक सेलर्स, पेडलर्स और चैप बुक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि गांव में घरों पे जाके सस्ते दामों पे पैनी में इन चीज़ों को लोग बेचते थे, तो उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था रीडिंग मानिया डेवलप करने में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द ग्रोथ ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी इन इंडिया। वही चीज़ बताया कि स्टार्टिंग में जो ग्रोथ ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी इन चाइना, जापान, यूरोप है, वैसे ये क्वेश्चन बनता है, ट्रेस द ग्रोथ ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो इंडिया में प्रिंट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। स्टार्ट करेंगे हम हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट से, कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है इंडिया का बहुत पहले से चला आ रहा था, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंट टेक्नोलॉजी। मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे प्रिंटिंग वगैरह होती थी, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा जाता था ये हैंड रिटन होता था। और उसके बाद 1556 में प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में आया। पोर्टुगीज मिशनरीज ने 1556 में गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस सेटअप किया। इसके बाद अगस्टस हिकी ने प्रिंटिंग शुरू किया, जेम्स अगस्टस हिकी ने क्या किया था? तो आपको पता है, बंगाल गैजेट का इंट्रोडक्शन किया था 1780 में। इसके बाद गंगाधर भट्टाचार्य ने भी द बंगाल गैजेट नाम की जो न्यूज़पेपर थी उसको इन्होंने इंट्रोडक्शन किया था उसका 1818 में। और फिर प्रिंट इन 19th सेंचुरी, जिसमें कैरिकेचर्स और कार्टून्स वगैरह का इंट्रोडक्शन हुआ। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ चीज़ें लिखी जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उन चीज़ों में कार्टून्स और डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आपकी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें देखो डिटेल वाला जो क्वेश्चंस है उसमें सिंपल क्वेश्चंस ही बनेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं बनेंगे। लेकिन सिंपल क्वेश्चन को आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने के क्या फ़ायदे हुए, प्रिंट टेक्नोलॉजी के आने के क्या नुकसान हुए, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। ठीक है, चलो, तो इसके साथ ही हमारा जो हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन था 5 चैप्टर्स का, वो कंप्लीट हो गया है। बताना
फीडबैक में कि कैसा रहा ये टोटल रिवीजन सीरीज। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।